नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। ट्रंप जेलेंस्की की बहस के 3 दिन बाद ट्रंप का ऐलान, यूक्रेन की सैन्य मदद पर रोक। अमरेली शिक्षक कांड मामले याचिका दायर, आरोपी को फांसी देने की मांग। और वडोदरा में बाढ़ रोकने का काम शुरू, आजवा सरोवर गहरीकरण का भूमि पूजन। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बहस के 3 दिन बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का ऐलान किया है। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई तीखी बहस के बाद अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है, उसे भी रोक दिया गया है। इसमें पोलैंड तक पहुंच चुका सामान भी शामिल है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार रोकी गई मदद तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को यह यकीन नहीं हो जाता कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वास्तव में शांति चाहते हैं। I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. गुजरात के अमरेली में शिक्षक द्वारा किए गए घिनौने अपराध के खिलाफ फांसी दिए जाने की मांग उठ रही है। अमरेली की स्कूल में कक्षा 4 में अभ्यास कर रही छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा शराब के नशे में किए गए दुष्कर्म के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने आवाज उठाई है। बाबरा में पूरे हिंदू और मुस्लिम समाज ने मामलतदार को एक याचिका देकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। शिक्षक द्वारा किए गए इस घिनौने अपराध से लोगों में काफी रोष है और आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा देने की માંગ ઉઠાઈ જા રહી છે। અમરેલીના ભરતનગર વિસ્તારમાં જે એક કુમળી વયની જે પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતી બે બાળકીઓ સાથે દુષ્કૃત્ય જે આચરેલ છે એક શિક્ષકે જેમની ફરજ ગુરુ તરીકેની વિદ્યાર્થીઓને સારા સંસ્કાર અને સારા નાગરિક બનાવવાની હોય, એ જ જ્યારે પોતાનું ભાન ભૂલી અને સમાજમાં એક કલંકિત રૂપે જે બનાવ બને એવો જે દુષ્કૃત્ય કરતા હોય, એમાં જે अपराधी है એને સખતમાં સખત સજા થવી જોઈએ। આજે અમરેલીની જે બે બાળાઓ ઉપર દુષ્કૃત્ય થયું છે, એ કોઈ સમાજની, કોઈ વ્યક્તિની, કોઈ ધર્મની નહીં, પરંતુ આપણા રાષ્ટ્રની દીકરીઓ છે, એમની ઉપર ફરીવાર આવું કૃત્ય ન થાય એના માટે સરકારશ્રી ગંભીરતાથી સીટની રચના કરી એ બાબતે તાત્કાલિક એમનું ચાર્જશીટ રજૂ કરી સ્પેશિયલ પ્રોસિક્યુશનની નિમણૂક કરી અને આ ટ્રાયલ છે એ ઝડપી ચલાવી અને આરોપીઓને સખ્તમાં સખ્ત સજા કરે અને દાખલારૂપ રેર એન્ડ રેર કેસની જે ફાંસીની સજા છે આવી સજા કરી અને દાખલો બેસાડે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં આ જે જ્ઞાનના મંદિર છે એમાં આવી ઘટનાઓ ન બને। એના માટે અમે મામલતદાર સાહેબશ્રીને રજૂઆત કરેલી છે અને સરકારશ્રી પાસે પણ એવી અમારી અપેક્ષા અને માંગણી છે। સરકાર આમાં આગળના પગલાં લઈ અને ઝડપથી ટ્રાયલ ચલાવી અને એક દાખલારૂપ સજા આમાં કરશે એવી અપેક્ષા છે। गुजरात के वडोदरा में आजवा और प्रतापपुरा सरोवर की क्षमता बढ़ाने के लिए खुदाई का कार्य शुरू किया गया है, जिसका भूमि पूजन किया गया। वडोदरा शहर में बाढ़ की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो और जलाशयों की जल संग्रह क्षमता बढ़े, इस उद्देश्य से आजवा और प्रतापपुरा सरोवर को गहरा करने का निर्णय लिया गया है। आज इस कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसमें नगर निगम के कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आजवा और प्रतापपुरा सरोवर को गहरा करने की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं अपने स्वयं के खर्चे पर यह कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएं अपनी मशीनरी लेकर इस कार्य में जुटी हुई हैं। कार्यक्रम में वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, शासक पक्ष के नेता मनोज पटेल और दंडक शैलेश पाटिल समेत कई पार्षद व अधिकारी शामिल हुए। બંને સરોવરની હોલ્ડિંગ કેપેસિટી, એબ્સોર્પ્શન કેપેસિટી વધે એ ઇચ્છનીય છે, જેનાથી હાલોલ અને પાવાગઢમાંથી જે પાણી આવે એ વધારે પાણીનો અહીંયા સંગ્રહ થાય। વધારે પાણીનો સંગ્રહ થાય તો ઓછું પાણી આગળ છોડવું પડે, જોડે જોડે વધારે પાણી સંગ્રહ થાય તો એના તળ ઊંચા આવે અને સરફેસ વોટર, આ પોન્ડનું પણ સરફેસ વોટર વધે,
એટલે પોટેબલ વોટર એટલે પીવાના પાણીનો પણ જે પ્રશ્ન છે એ સરળ બને. લગભગ 25 થી 30 લાખ એમ3 માટી ઓછામાં ઓછી ખોદાય એવો અમારો પ્રયત્ન રહેશે અને વધુમાં વધુ 50 લાખ એમ3 માટી સુધી અમે આમાં ખોદશું. જે આનાથી જે પોન્ડનું નિર્માણ થશે એના થકી લગભગ 3 એમસીએમ જેટલું પાણી વધારાનું અહીંયા સ્ટોર કરી શકશું. गुजरात का वडोदरा शहर यानी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शहर और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को कहा जाता था दीर्घदृष्टा, लेकिन फिलहाल वडोदरा की जो स्थिति है वो दीर्घदृष्टि तो क्या छोटी सोच के साथ या शॉर्ट टर्म गोल के साथ भी नहीं तय की जाती है, ऐसा कहा जा सकता है। वडोदरा का विकास इसलिए हमेशा सवालों के घेरे में रहता है क्योंकि यहाँ बिना आयोजन के काम किए जाते हैं। यहाँ करोड़ों रुपए से काम तो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जाते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होती है और मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर मनचाहा काम कर पैसा लेकर निकल जाते हैं और बाद में परेशानियां लोगों को भुगतनी पड़ती है। फिलहाल मैं जहाँ खड़ी हूँ वो गोत्री सेवासी से लेकर सिंदरोट तक पूरा एक आरसीसी स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथनिंग काम दिया गया है। देव इंफ्रा कंपनी 28 करोड़ की लागत से ये काम दिया गया है, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही कई जगह चर्चा का और विवाद का कारण बना हुआ है। गोत्री सेवासी सिंदरोट रोड के स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा है। देव इंफ्रा करीबन 28 करोड़ की लागत से पिछले कई दिनों से ये काम कर रहा है, लेकिन काम करने में जो लापरवाही बरती जा रही है वो यहाँ के लोगों की जान पर खतरा समान साबित हो रही है। पिछले दिनों ही यहाँ एक्सीडेंट भी हो चुका है जिसमें एक युवक ने अपनी जान भी गंवाई है। दरअसल यहाँ जो ब्रिज बनाया गया है उस पर जो टर्निंग है, वहाँ की जो रेलिंग है वो इतनी छोटी है कि आपका घुटना भी वहाँ नहीं पहुंचेगा। ऐसे में अगर कोई रेलिंग से टकराता है तो सीधा नीचे गिरकर उसकी मौत हो सकती है। ये हादसा घट भी चुका है। यहाँ के स्थानीय निवासी गोपाल निजामा हमारे साथ है। ये जो लगाई गई है बैरियर, उसकी जो हाइट है उसके बारे में क्या कहना है? ये कितनी होनी चाहिए और कितनी बनाई गई है? जब ये देव इंफ्रा ने जब काम लिया होगा तब गवर्नमेंट जो अपने टेंडर में जो लिखते हैं उसी के हिसाब से सब करना पड़ता है। और इसी में जो हाइट जो है 85 सेंटीमीटर्स बिलो रोड ग्राउंड, यानी कि ये है हाइट जो 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो रोड लेवल से। ये अभी ये पूरी हाइट नहीं है, तो इसमें ये टर्निंग है और इसी टर्निंग पे जो स्पीड होती है, जो स्पीड के कारण जो आदमी होता है, जो कोई भी वाहन चालक होता है, वो सीधा नीचे चला जाएगा। इसकी जो हाइट जो मिनिमम होनी चाहिए हाइट होनी चाहिए इधर में, और ये हाइट बहुत कम है। और इसमें जो क्रैश बैरियर लगा हुआ है ये आधा पुराना है और आधा नया है। आगे वाला जो है ये नया वाला है और पीछे वाला है ये पुराना वाला है। पहले का जो ब्रिज था उसी का निकाल कर लगा दिया गया है। हाँ, ये पहले का ब्रिज है, उसी का निकाल के ही रिसाइकल करके उसमें लगाया है। लेकिन उसकी हाइट जो थी पहले थे उसमें 1 फुट का जो ये नया जो उसके ऊपर रोड बना वो 1 फुट नया हाइट आ गया, और अब ये पुराना वाला की एक हाइट 1 फुट कम हो गई, तो इसका जो डिवाइडर की जो हाइट होनी चाहिए वो कम हो गई है। तो इसके कारण ये बहुत नीची है। तो कभी भी अभी तो एक हादसा हो गया इधर में, एक बाइक चालक ऊपर से नीचे गिर गया था। तो मैं क्या बोलता हूँ कि उसकी हाइट जो है टेंडर के हिसाब से पूरी सही होनी चाहिए। वही मैं बोलता हूँ कि ये लापरवाही है, ये उसको सही करवाना चाहिए। करीब 85 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए ऐसा टेंडर में साफ साफ लिखा गया है, और उसकी बजाय यहाँ 60 या 62 या 65 जितनी ही ऊंचाई मिल रही है, क्योंकि जो सड़क बनाई गई है, जो यहाँ ब्रिज बनाया गया है उस पर उसी के ऊपर आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसके चलते करीबन ये जो हो गई है
जो हाइट है वो कम हो गई है और अब यहाँ ये पुराने एंगल लगा दिए गए हैं पहले के ही निकालकर। ऐसे में जब रोड बनता है 28 करोड़ की लागत से बनता है तो सारी चीजें नई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सालों तक इस्तेमाल। आप देखिए कितनी कम हाइट है, सिर्फ घुटने तक की हाइट है। ऐसे में अगर कोई ये टकराता है तो टायर की जो हाइट होती है ये टायर की हाइट होती है उससे भी कम है, समझ लो। ये मान लो ये कोई बाइक चालक है, बाइक की जो टायर होती है उसकी हाइट से भी कम होती है। अगर टायर हाइट कम है तो उसके हाइट के कारण नीचे भी गिर जाएगा। अकस्मात होता है, इधर में ये टर्निंग है और ये टर्निंग में बहुत बार हादसा हो चुका है, ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तो इसके लिए इसकी हाइट बढ़ानी चाहिए। ये हाइट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जो आएगा रात के अंधेरे में उसे तो शायद ये टर्निंग बहुत शार्प टर्निंग है, यहाँ से आगे नहीं दिखता है। ऐसे में अगर कोई यहाँ टकराता है तो सीधा नीचे गिर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर ने इसमें कोरी लापरवाही बरती है और जब टेंडर में साफ साफ लिखा गया है उसके बावजूद पुराने एंगल का इस्तेमाल कर, हाइट कम कर, लोगों की जान के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है, जिसका यहाँ के स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं। ये जो गोत्री सेवासी सिंदरोड रोड की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, वहां महीपुरा गांव के पास ये ब्रिज बनाया गया है और अभी तो बन ही रही है सड़क। आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया गया है पूरा और अभी से ही उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। ऐसे में गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है। गोपाल जी, यहाँ पर अभी तो सड़क बन रही है, अभी कुछ ही वक्त हुआ है कि आपने सड़क खुलवाई है और अभी से इसमें गड्ढे पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसमें कोई लापरवाही बरती गई है। इसमें जो सामान यूज होना चाहिए वो यूज हुआ नहीं होगा, इसके कारण ये खाड़ा अभी तक आप देख रहे हैं रोड पे कि इतना बड़े बड़े खाड़ा पड़ने शुरू हो गए हैं। तो इसके कारण उसको कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और ये सही काम होना चाहिए। अभी तो काम चालू ही है और ऐसा हो रहा है, तो आने वाले कितने सालों तक ये सड़क चलेगी, ऐसा मान रहे हैं आप? ये तो अभी खड्डा पड़ना तो शुरू हो गया है, अब कितना टाइम चलेगा वो तो भगवान जाने। सड़क अभी तो बन ही रही है, अभी तो काम चल ही रहा है। आप देखिए तो गोत्री से पिछले दिनों भी हमने एक बताया था कि कैसे आरसीसी स्ट्रक्चर बनते बनते भी उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ ये एक ही सड़क है सिंदरोड और वडोदरा को जोड़ती हुई, ऐसे में हजारों वाहनों की रोजाना आवाजाही होती है और ऐसे में अगर बिना गुणवत्ता की सड़क बनाएंगे तो आने वाले मानसून तक भी ये सड़क ना चले, ऐसा बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अभी से ही सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जो सड़क निर्माण में इस्तेमाल किए गए मटेरियल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं। लाखों करोड़ों की लागत से काम तो दे दिया जाता है, लेकिन जब मॉनिटरिंग नहीं होता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि सड़कें बनने से पहले ही टूटने लगती है। लापरवाही की इतनी हद बरती गई है कि करोड़ों रुपए लेने के बाद 28 करोड़ का पूरा काम है और उसके बावजूद सड़क निर्माण में तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया ही गया है। जो ब्रिज निर्माण हुए हैं उसके आसपास जो रेलिंग लगी है वो भी पुरानी लगा दी गई है, पहले की रेलिंग निकालकर यहाँ लगा दी गई है और वो पैसे भी बचा लिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने पहले की ही रेलिंग का इस्तेमाल किया है। क्या ये ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है? ये आप आंखों से देख सकते हैं कि इसमें पुरानी रेलिंग ही लगाई है और आगे जो है उसमें पीछे की सब भी जो वो ऊपर वाली जो है वो पुरानी है और आगे में जो पट्टा लगा है सिर्फ वो अकेला नया है। ये बाकी का सब आप देख रहे हैं ये सब पुरानी ही लगाया हुआ है, उसमें कोई नया लगाया नहीं है। ये रेलिंग पूरे के पूरी की सभी जगह पे पुरानी ही है, उसमें नया है ही नहीं। ये जो पुरानी बैरियर्स है वो 10 से 15 साल पुरानी है और उसी को फिर से लगा दिया गया है। ये 10-15 साल से पुरानी है और उसके बाद यही यूज करनी है तो फिर उसको पैसा दूसरा देने की जरूरत क्या थी? जी बिल्कुल। ये पुरानी है, 10-15 साल पुरानी है तो अब नया ये कितने साल और चलेगी? ये पुरानी तो नई यूज करनी चाहिए ना, सब नई यूज करनी चाहिए। पुरानी रेलिंग लगा दी गई है और पैसे बचा लिए गए हैं सरकार से और वुडा से, तो पूरे पैसे ले लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ ये जो
लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उसमें कटौती हो रही है कि पुरानी रेलिंग लगा दी गई है। पुरानी रेलिंग के अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनकी अपनी एक लाइफ होती है, लेकिन वो ये सालों से इस्तेमाल यहाँ हुई है और उसके बाद फिर एक बार यूज की गई है। ऐसे में कितना प्रोटेक्शन इससे मिल सकता है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मॉनिटरिंग, मैं फिर कह रही हूँ, मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर इसी तरीके का काम करते हैं और ऐसा ही ये जो पूरा गोत्री सेवासी सिंदरोड रोड का स्ट्रेटनिंग काम चल रहा है उसमें भी देव इंफ्रा जिन्हें ये काम दिया गया है इसी तरीके का काम कर कहीं ना कहीं बूढ़ा की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। सिंदरोड तक की जो सड़क बनाई जा रही है, आरसीसी सड़क बनाई जा रही है, उसमें कई जगह धांधली सामने आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और इस पर जानकारी लेने वाले अतुल गामे जी हमारे साथ है। अतुल भाई, किस तरीके की गड़बड़ियां ये जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें सामने आई है? ये बड़ौदा तालुका का सोनारकुई से सिंदरोड का आरसीसी रोड बन रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ स्टील की जो वपराश करना है वो हो नहीं रहा है। साथ में जहाँ भी रोड बन रहा है आरसीसी का रोड, वहाँ पानी डालना है, क्योंकि ये रोड जब बन रहा है तो सीमेंट कंक्रीट सब उड़ रहा है तो लोगों के आंखों में भी जा रहा है। साथ में यही जानने की माहिती मिली कि 35 बाय 35 यानी 70 फुट का ये रोड करने का था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें धांधली हो रही है, रोड छोटा बनाया जा रहा है। साथ में जो महिसागर नदी के आगे ब्रिज आ रहा है वहीं पे भी काम करना था, लेकिन वहीं पे भी कुछ काम किया जा नहीं रहा है और जो पुराना ब्रिज है उसी ब्रिज से काम चलाया जा रहा है। साथ में जो लोखंड आजू बाजू लगाने का था वो कहीं ना कहीं वो लोग निकाल के कलर लगा के वापिस वहाँ यूज किया है। साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है बहुत मंथर गति से काम चल रहा है और काम इतनी मंथर गति के लोगों को आपदा पड़ रही है। साथ में कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं उनका सुपरवाइजर या जो भी डिपार्टमेंट है या कोई अधिकारी दिखते नहीं रहे, फक्त जो कारीगर है वो काम कर रहे हैं। तो ये रोड जब बन रहा है तो रोड सपाट लेवल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इन और आउट दोनों रोड है, तो बीच में से ऊंचा है और आजू बाजू नीचाई वाला है, तो कभी बारिश गिरेगा तो ये रोड को टूटने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पानी जाएगा तो नीचे के भाग में जाएगा और वहीं जमीन बैठ जाएगी तो टूट जाएगा। कई जगह हमने देखा है कि जो रोड के बीच में सलिए लगाए गए तो वहाँ बराबर पुरान किया गया नहीं, फिटिंग किया गया नहीं है, तो बारिश आएगा तो वहाँ पानी गिरेगा और भारदारी वाहन जब आते जाते हैं तो कहीं ये रोड टूटने की आशंका है। 26 करोड़ से ज़्यादा का ये करोड़ का रोड बन रहा है, तो यहाँ अधिकारी हाजिर होने चाहिए, गवर्नमेंट के वो कॉन्ट्रैक्टर वाले भी हाजिर होने चाहिए। यहाँ कोई हाजिर नहीं है और कहीं ना कहीं अधिकारी ये बात है कि रोड बहुत अच्छी तरह अच्छा काम चल रहा है, तो हमें इस बाबत पे विजिलेंस तपास आगे के दिन में हम रखेंगे। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मनमानी करते हैं और अपने मनचाहे तरीके से काम करते हैं, उसकी वजह क्या? अधिकारियों की साथ कहीं सांठगांठ या मिलीभगत मानते हैं आप? जहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं टकावारी चलती है और सबको पैसे बांटे जाते हैं, 5% से 10% तक सबको दिए जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम कर रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और ये गांव में रोड बन रहा है तो ये गांव वाले कुछ ध्यान दे रहे हैं, जो भी सरपंच है उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, तलाटी को भी देना चाहिए, लेकिन जो टकावारी चलती है टकावारी की वजह से कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। हमने अब RTI किया, RTI से हम देख रहे हैं क्या क्या कुछ धांधली हो रही है। आगे के दिनों में जो भी नया कौभांड बार आएगा हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सोनारकुई से सिंदरोड तक आरसीसी सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें ब्रिज भी आगे चलकर शामिल है और वो सड़क जगह जगह अभी तो बन ही रही है, एक तरफ की बन रही है, एक तरफ खोली गई है। अभी से ही जगह जगह वहां गड्ढे पड़ गए हैं, कई जगह से पूरा आरसीसी का स्लैब बैठ गया है। क्या आप लोगों की ओर से मॉनिटरिंग हो रही है सर? हाँ मैडम, ये जो ખાડો આખો પડી ગયો છે ને એક જગ્યાએ, એ વીએમસી ની પાણીની લાઈન જાય છે, એ પાણીની લાઈન લીકેજ થઈ ગઈ છે, એ જે લીકેજ લાઈન થઈ છે તેના કારણે રોડ બેસી ગયો છે। અચ્છા, આગળ જઈએ ત્યારે જે બ્રિજ છે ત્યાં તો બકાયદા ખાડા પડી ગયા છે, તમે જોયા જ હશે જો મોનિટરિંગ તમે લોકો કરતા હો તો। અત્યારે હાલ કામ ચાલુ છે 2 થી 3 જગ્યાએ જ્યાં જોઈન્ટ મૂકેલા છે ને, એ જોઈન્ટ મૂક્યા ત્યાં 2 થી 3 જગ્યાએ પેચીસ પડ્યા છે
એની આખી પેનલિંગ કાઢીને ફરી કરવાનું થશે ને અમે ઓલરેડી કામ પ્રગતિ હેઠળ છે, કરી દઈશું. જો અત્યારે જ હજુ તો શરૂ પણ નથી થયો અને ત્યારથી જ જો મેડમ પેચીસ એ પડતા છે, હોય. તમે કહેતા હોય ને તો હું એ લોકેશન પણ મને ધ્યાનમાં જ છે. જી જી એ જોઈન્ટમાં જ પ્રોબ્લેમ છે એમ. જી જી તો એ જોઈન્ટમાં એ- પ્રોબ્લેમ છે એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક હલકી ગુણવત્તા વાળું મટીરિયલ ગુણવત્તાવાળું નહીં મેડમ, ગુણવત્તાવાળું નથી, ગુણવત્તાના કારણ નથી થયું. તો જોઈન્ટ બરાબર બેઠો નથી એટલા માટે હા, એ જોઈન્ટ રોડ- બરાબર. એટલે એ ફરી એજન્સીને લેટર સીટ જાણ કરીને અમારે ફરી 3 થી 4 જગ્યાએ આખી પેનલ કાઢીને એ કરવાનું છે ને એ કરી જ દેશે. આ અચ્છા એ તમારી જાણમાં છે મતલબ. છે મેડમ, છે. જી ઠીક છે. અચ્છા જે રેલિંગ ની હાઈટ હોવી જોઈએ એના કરતા બહુ જ ઓછી, જે ટેન્ડરમાં હાઈટ છે 85 સેન્ટીમીટરની છે અને હાજી. ત્યાં અમે માપીને આવ્યા લગભગ 60-65 ની છે, કારણ કે તમે જે પુરાણ કર્યું ને એના કારણે રોડ ઊંચો આવી ગયો છે અને રેલિંગ પહેલાવાળી જ છે, તો પહેલાવાળી રેલિંગના કારણે એ બહુ જ નીચી છે, કોઈના ઢીચણ સુધી જ આવે એટલી છે, તો કોઈ માણસ રેલિંગથી ટકરાય તો સીધો નીચે જ પડવાનો છે અને એક એક્સિડન્ટ તો બની પણ ગયો છે. તો એ રેલિંગની હાઈટ માટે શું છે? મેડમ રેલિંગની હાઈટ તો કમ્પ્લીટ જ છે. એ રોડનું લેવલ હાઈટ ઊંચી થઈ તેના કારણે છે. હા ને પણ બરાબર એ તો રોડ બન્યો એ પછી જ આપણે હાઈટ ગણવી પડે ને. હવે તો પહેલાના આપણે રોડ પહેલાની હાઈટ ના ગણી શકાય ને. રેલિંગ તો આપણે already નવી મેડમ નાખી, રેલિંગ તો નવી નાખી ને. રેલિંગ નવી નાખી પણ હા. ઓલરેડી મેડમ જે છે તે પ્રમાણે જ છે મેડમ. પણ 85 સેન્ટીમીટર ક્યાંય પણ નથી થતું, તમે ચેક કરી લેજો. અને જે ટર્નિંગ છે બ્રિજ પર એ તો Okay. બહુ જ ડેન્જર છે. ફક્ત 60 થી 65 સેન્ટીમીટર એની ઊંચાઈ થાય છે, તો ત્યાં જ એક એક્સિડન્ટ થયો છે છેલ્લા થોડાક દિવસ પહેલા, તમને યાદ ઓલરેડી મેડમ હશે. એ જોઈ લીધું છે મેડમ, પણ તે ફરી હમ. હું એકવાર ચેક કરી લઉં છું આવતીકાલે. જી તો ક્યાં સુધી ચેક કરશો અને ક્યારે ચેક કરશો તો અમે પણ ત્યાં આવી શકીએ? ઓકે, હું આવતીકાલે જ ચેક કરેલો છું અને હું આપને કોલ પણ કરી દઈશ. हाँ जी, तो मैंने कह तो हमें पढ़ते आवे जी जी मैडम जी जी जी। तो वडोदरा शहर में तो परसेंटेज का खेल चल ही रहा है, जिला और तालुका में भी इसी तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं, जिसके चलते जो जनता के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं, उसकी फिजूल खर्ची होती है। अब इतने करोड़ का काम है और उसमें अगर ठीक से काम नहीं किया गया तो 4 महीने बाद मॉनसून आ जाएगा और मॉनसून में फिर यहाँ के लोग परेशानियों का सामना करते ही रहेंगे। ऐसे में ये जो विकास हो रहा है आखिरकार किसको फायदा करवाने के लिए हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है, जिसका जवाब आखिरकार कोई नहीं दे पाता है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर को बंगला खाली करने के आदेश दिए गए हैं। वडोदरा की प्रतिष्ठित MS यूनिवर्सिटी से एक बार फिर विवाद की खबर सामने आई है। पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने लगभग 1 महीने पहले पद से इस्तीफा दे दिया था, अब तक वाइस चांसलर के आधिकारिक बंगले में ही रह रहे हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन वे अब भी बंगला खाली करने को तैयार नहीं हैं। अब इस मामले में वडोदरा के सांसद ने हस्तक्षेप किया है और ईमेल के जरिए उनसे तुरंत बंगला खाली करने की अपील की है। सांसद द्वारा भेजे गए ईमेल में सख्त लहजे में कहा गया है कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने पहले भी अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और अब वे नियमों के खिलाफ सरकारी आवास पर काबिज है। सांसद ने यह भी लिखा कि MS यूनिवर्सिटी केवल एक शिक्षण संस्था नहीं, बल्कि वडोदरा के लोगों की पहचान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના પૂર્વ વાઇસ ચાન્સલર કે જેઓએ જાન્યુઆરીમાં પોતાના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું હતું અને એક નોર્મલ પ્રોસિજરના મુતાબિક એમને 1 મહિનો બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ દ્વારા VC બંગલોમાં રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવા માટે છૂટ પણ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ હજુ પણ એમના દ્વારા આ VC જે બંગલો છે એમનો કબજો છોડવામાં નથી આવ્યો। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના જે સમગ્ર તંત્ર છે એનો જે વહીવટ છે એમાં પણ તેઓ હજુ એક નકારાત્મક પ્રભાવ પાડી રહ્યા છે। ત્યારે સરકારનું જો ખરાબ દેખાતું હોય ત્યારે ના છૂટકે મારે એમને ઈમેલ કરવો પડ્યો છે અને મેં એમને કહ્યું પણ છે કે પ્રજાના પ્રતિનિધિ તરીકે આપને જો કોઈ મકાન રહેવા માટે જો અત્યારે કોઈ વ્યવસ્થા કરવાની હોય તો એમાં પણ અમે આપને મદદ કરીશું, પરંતુ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીનું જે પ્રિમાઇસ છે એમણે આપણે શાલીનતાપૂર્વક છોડવું જોઈએ। એમના આવા વ્યક્તિગત કૃત્યોથી જ્યારે સરકારને નુકસાન થતું હોય ત્યારે મને લાગ્યું કે આ બાબતે એમનું ધ્યાન દોરવું મને અનિવાર્ય લાગ્યું છે।
હું નથી માનતો કે કોઈ એવું રાજકીય પીઠબળ હોય. સરકારશ્રી હંમેશા નીતિ નિયમ મુજબ કાર્ય કરતી હોય છે. જો રાજકીય પીઠબળ જ હોય, જો એમને પાર્ટીના કોઈ સરકારનું એમનું પીઠબળ હોત તો અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સાંસદ અહીંયા એમને આ પ્રકારની સલાહ ના આપતા. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में पानी की समस्या को लेकर ABVP द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने MS यूनिवर्सिटी में पानी की गंभीर समस्या को लेकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने खाली मटके लेकर जोरदार नारेबाजी की और विरोध स्वरूप वाइस चांसलर को मटके से आवेदन पत्र निकालने के लिए मजबूर किया। MS यूनिवर्सिटी की कई फैकल्टीज में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की टंकियों की सफाई न होने से छात्रों को गंदा पानी मिल रहा है। इस समस्या को लेकर ABVP कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने अनोखे अंदाज में
खाली मटके लेकर प्रदर्शन किया और मटके के अंदर ही अपना आवेदन पत्र रखकर वाइस चांसलर को सौंपा। आज एबीवीपी की ओर से एमएस यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस पे आवेदन पत्र दिया गया है। मटके के साथ आवेदन पत्र दिया गया। मटके के अंदर हमेशा पानी होता है, परंतु आज आवेदन देकर रजूआत की गई है कि एमएस यूनिवर्सिटी में कई जगह पर जैसे कि बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर पीने के पानी की जो क्लीननेस मतलब हेल्थ जो होनी चाहिए वो हेल्थ है नहीं। तो एमएस यूनिवर्सिटी में कई जगह पर पानी आता नहीं है, तो वहाँ पे पानी जल्द से जल्द ठंडा पानी विद्यार्थियों को मिले, इसी मुद्दे को लेकर आज रजूआत की गई है वाइस चांसलर सर को। एबीवीपी एमएसयू हेडक्वार्टर्स पे आई थी आवेदन लेके। आवेदन पानी के मुद्दे पर था। एमएसयू में कॉमर्स, आर्ट्स और सारी फैकल्टीज़ में पानी नहीं मिल रहा है। 18,000 से ज़्यादा विद्यार्थी आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, पर सिर्फ 2 पानी के जग रखे गए हैं जो विद्यार्थियों के लिए पूरक पानी नहीं दे पा रहा सबको। और जो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल्स है उसमें पानी पानी है, पानी की जग की व्यवस्था है, पर वहाँ पर पानी के लिए ग्लास नहीं रखे गए हैं, तो पानी कहाँ से पिएंगे विद्यार्थी। और आर्ट्स फैकल्टी में गंदा पानी मिल रहा है, दूषित पानी मिल रहा है, जिससे विद्यार्थियों के हेल्थ पे इशू आ रहा है, हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी बीमारियाँ पानी से ही होती है, काफ़ी सारी बीमारियाँ, और पानी से ही बीमारियाँ बढ़ती है। तो पानी हमें स्वच्छ चाहिए। हम पानी के लिए आए थे यहाँ पर, एक अलग तरीके से आंदोलन लेके 3 मटके लेके आए थे। उस पर लिखा था वी वांट वाटर, और उसमें आवेदन रखा था हमने। और हम अभी वीसी से मिल के आए हैं और उन्हें बोला कि शाम तक सब जो प्रॉब्लम्स थी उसका रिजल्ट आ जाएगा, उस पर काम शुरू हो गया है। गुजरात के अमरेली में किसानों को वे ब्रिज की कमी से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमरेली मार्केटिंग यार्ड में सिर्फ एक ही वे ब्रिज होने की वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमरेली जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी किसान यहाँ अपनी फसल बेचने आते हैं, लेकिन कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। मार्केटिंग यार्ड के बाहर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि किसान 2-2 दिन से बिना भोजन पानी के ट्रक और ट्रैक्टर की सीटों पर बैठे रहने को मजबूर हैं। सुबह 9 बजे हाजिरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी किसानों को शाम 5 बजे तक वहीं बैठना पड़ता है। અમે ગત રાત્રિથી આવેલા છીએ અહીંયા, હરાજી થઈ જાય વહેલી, અને વે બ્રિજનો કાંટો એક હોવાથી ખેડૂતો એટલા હેરાન થાય છે। લગભગ 2 થી 2.5 કિલોમીટર લાઈન છે લાંબી, અને 4-5 વાગે છુટકારો નથી આવતો, સાંજ પડી જાય છે। તો ખેડૂતને શું કરવાનું? એ પ્રશ્ન જે છે એ યાર્ડનો છે, ચેરમેનનો ને એનો। જે ચેરમેન હોય એની જવાબદારી બને છે ખેડૂતને હેરાન કરવા કે ન કરવા એમ। અને જમવાના કે ભાઈ પાણી પીવાના કોઈને મેળના નથી રહેતા એ કોઈ ખેડૂત, એટલે ખેડૂતને શું કરવાનું? ખેડૂતના હિસાબે યાર્ડ હોય, યાર્ડ ખેડૂતના હિસાબે નથી। અમારી માગણી એક જ છે કે ખેડૂત તાત્કાલિક અહીંથી છૂટા થાય, લેબ્રેજ વધારે આવડું મોટું યાર્ડ કર્યું છે, તો પહેલાં જૂનું યાર્ડ હતું એ બરાબર જ હતું, તો આવડો ખર્ચો કર્યો ખેડૂત ઉપર જ છે બધો ખર્ચો, કોઈ ઘરના કોઈ નથી નાખતું। હાલમાં અમરેલી માર્કેટ યાર્ડની અંદર ખૂબ જ સારી એવી એક સાથે આવક થઈ રહી હોય, જેમાં ધાણાની પર ડેની અત્યારે 40,000 મણની આવક થઈ છે, બરાબર। અન્ય આવક પણ સાથોસાથ હોય। એક સાથે આવક થવાથી આપણે માર્કેટ યાર્ડની અંદર 2 વેબ્રિજ છે, એક 10 ટન કેપેસિટીનો છે, એક 30 ટન કેપેસિટીનો છે। ખેડૂતોના વાહનો સામાન્ય રીતે 10 ટનની અંદરના વજનના હોય છે, એટલે આપણે નાના વેબ્રિજની અંદર જ એનો વજન કરવો પડતો હોય છે। હાલ એક સાથે જે ભરાવો થતો હોય તો થોડાક દિવસ પૂરતી અવ્યવસ્થા તો ન કહેવાય, પણ થોડાક દિવસ પૂરતા વાહનો એક સાથે આવતા હોય તો થોડીક વાર 1-2 કલાક સુધી લાઈન થતી હોય છે। એમ છતાં અમે માર્કેટ યાર્ડે જે નવી જમીન બાજુમાં લીધી છે એની અંદર પણ પ્લાનિંગ કરેલું છે કે જે નવી જમીનની અંદર બીજા નવા 2 વેબ્રિજની વ્યવસ્થા અમે કરવાના છીએ, કે જેનાથી આ જે લાઈનો લાંબી થાય છે અને ખેડૂતોને જાજી વાર ખોટી થવું પડે, એ સમસ્યા એનાથી હલ થઈ શકે। गुजरात के वडोदरा के माणेजा की एबीबी कंपनी में 32 लाख रुपए के मूल्य के वायर चोरी का मामला उजागर हुआ है। वडोदरा के माणेजा इलाके में स्थित एबीबी कंपनी में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। कंपनी से 32 लाख रुपए से अधिक मूल्य के स्क्रैप वायर चोरी किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के सुपरवाइजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अभिषेक गुप्ता ने बताया कि चोरी के इस मामले में कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कोई भी हिस्ट्री शीटर नहीं है। पुलिस की जांच जारी है और जैसे जैसे अन्य नाम सामने आएंगे
उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। વડોદરામાં એબીબી કરીને કંપની છે, જેમાં એમણે સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરતા તેમનો જે મુદ્દામાલ હતો કોપરના વાયરની કમી દેખવા મળી. પછી એમણે તપાસ કરી અને તપાસ કરતાં એમને જે માલ ગુમ થયેલું જો જાણવા આવ્યું તે બાબતે પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપવામાં આવી. પોલીસ સ્ટેશને સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કર્યા અને જે તે વ્યક્તિની તપાસ કરતાં ધ્યાને આવ્યું કે કુલ 32 લાખ આસપાસનો મુદ્દામાલ 1770 મીટર જેટલા કોપરના વાયર ગુમ છે. હજુ તપાસ ચાલી રહી છે, એટલે માસ્ટરમાઇન્ડ કોણ છે એ કહેવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ જે લોકોના સીસીટીવીમાં દેખાતા હતા તે લોકોને ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ભંગાર જનરલી કંપનીમાં જે ભંગાર અથવા કચરો નીકળતો હોય છે, કચરાને સ્ક્રેપને આપવા માટે એક ટેન્ડરિંગ કરવામાં આવતું હોય અને તેના આધારે કોઈપણ એક કંપનીને પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવતો હોય છે. તો યાદવ રોડ કરિયર્સ નામની જે કંપની હતી તેને આ સ્ક્રેપનો માલ લઈ જવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો અને તે માટે 5 થી 6 માણસો પોતાના છોટા હાથીમાં સવારના સમયે 5 થી 6 વાગ્યાના ગાળામાં એ સ્ક્રેપનો માલ ભંગાર અને કચરો લેવા માટે આવતા હોય છે અને તેમાં થોડો કરીને કોપરના વાયર લઈ ગયા હોવાની શંકા છે. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के अमरेली में शाही विवाह का आयोजन किया गया, जिसके चलते लोगों में उत्साह देखने को मिला। गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला के आंकोलड़ा गांव में एक अनोखी शाही शादी देखने को मिली। इस शादी की खास बात यह थी कि दूल्हे की बारात हेलीकॉप्टर में पहुंची, जिसे देखने के लिए पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। सावरकुंडला के नाल गांव के पशुपालक हरसुख भाई कसोटिया के बेटे हितेश कसोटिया की शादी का यह अनोखा जश्न पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। बारात में 100 से अधिक ब्लैक कलर की 4 व्हीलर गाड़ियां शामिल थी, जबकि दूल्हा शाही अंदाज में घोड़े पर सवार होकर गांव की गलियों से गुजरा। बारात का भव्य स्वागत आंकोलड़ा गांव में किया गया, जहां हाथी, घोड़े और ऊंटों के साथ एक भव्य जुलूस निकाला गया। પણ મને એવો વિચાર આવ્યો કે મારે આ દીકરી દીકરાના લગ્ન એવા કરું કે અમે ગામડામાં રહીએ છીએ અને ગામમાં અમારા વસ્તી થોડી વસ્તીનું ગામ છે નાનું એવું, પણ અમારા સમાજને अन्य समझने એવું લાગે કે ભાઈ આપણે આપણા દીકરી દીકરાના લગ્ન આવા કરવા જોઈએ। गुजरात के वडोदरा में जन औषधि सप्ताह के चलते विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर वर्ष 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है, जिसके भागरूप 4 मार्च को वडोदरा में स्थित मेंटल हॉस्पिटल में इंडियन रेड क्रॉस द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों द्वारा महिलाओं के विकास और उनको जागृत करने के लिए एक कदम मातृशक्ति की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी पैड तथा CPR की तालीम दी गई। इस कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य तथा वडोदरा के अग्रणी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान आशा वर्कर का सम्मान भी किया गया। साथ ही जन औषधि के फायदे के बारे में लोगों को समझाया गया। प्रधानमंत्री जन औषधि का मुख्य उद्देश्य है हर लोगों को सस्ती दवाई मिले और उच्च गुणवत्ता वाली दवाई मिले। आज पूरे देश में 15,000 से ज़्यादा जनौषधि केंद्र कार्यरत है और गुजरात में 730 से ज़्यादा जनौषधि केंद्र पूरे गुजरात में है, और उसमें से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी इसमें सेवा के कार्य में आगे आया है। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भी गुजरात में 80 से ज़्यादा स्टोर्स है। हम ये योजना का मैक्सिमम लोग उसका यूज़ कर सके, मैक्सिमम अवेयरनेस लोगों में आए, इसलिए हमने यहाँ पे बड़ौदा में हमने एक कदम मातृशक्ति की ओर ऐसा हमने एक कार्यक्रम किया है, जिसमें महिलाओं को हम जनौषधि के प्रोडक्ट्स के बारे में हम उनको ब्रीफ करेंगे। जनौषधि में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी है जो महिलाओं के काम में आ सकती है। और हमारी एक प्रोडक्ट है सुविधा नैपकिन, जिसमें 1 रुपये में एक सैनिटरी पैड मिलता है, जो पूरे विश्व में कहीं पे 1 रुपये में एक नहीं मिलता, जो प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र में ये 1 रुपये में एक में मिलता है। बड़ौदा में कुल 350 से ज़्यादा जो भी आशा वर्कर है उसका हमें यहाँ पे आके हमने उनका सम्मान किया है। और हमारी प्रोडक्ट्स जो जनौषधि की है, जो महिलाओं के काम में आ सकती है, उसका थोड़ा हमने डिटेल दिया है। और आशा है कि वो सब जनौषधि की दवाइयाँ मैक्सिमम यूज़ कर सके और अपने परिवारजनों में भी जनौषधि के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर सके। तो मोदी जी की जो विज़न है कि पूरे देश में जनौषधि केंद्र हर एक जगह पे दवा उसकी अवेलेबल हो, तो हम साकार कर सकें। गुजरात के वडोदरा में इंटरनेशनल मास्टर लीग का आयोजन होने वाला है, जिसके चलते सचिन तेंदुलकर मोतीबाग में प्रैक्टिस करने पहुंचे। इंटरनेशनल मास्टर लीग के 6 मैच का आयोजन वडोदरा के इंटरनेशनल BCA स्टेडियम में किया गया है। इस लीग में भारत समेत की 6 टीम खेल रही हैं। इस मैच के चलते खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। सचिन तेंदुलकर समेत अन्य खिलाड़ियों ने मोतीबाग में प्रैक्टिस की। गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। उनके इस दौरे को आगामी चुनावों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस समितिનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન 8 અને 9 એપ્રિલ 2025 ગુજરાતમાં યોજાવા જઈ રહ્યું છે।
આ ઐતિહાસિક અધિવેશનની તૈયારીના ભાગરૂપે કોંગ્રેસ પક્ષના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી, અમારા સંગઠન ઇન્ચાર્જ કેસી વેણુગોપાલજી, ગુજરાત સંગઠનના પ્રભારી રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ મુકુલ વાસ્તિકજી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સન્માનીય અધ્યક્ષ માનનીય શક્તિસિંહજી ગોહિલ, વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા સન્માનીય અમિતભાઈ ચાવડા સહિત કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાનોએ આજે વિવિધ સ્તરની મુલાકાત લીધી. શ્રી કેસી વેણુગોપાલજીએ તમામ સ્તરની સવારે એરપોર્ટ ઉપર આવતા જ એમનું કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા, ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા અને અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ અમે સરદાર સાહેબનું સ્મારક છે જે ઐતિહાસિક, તે સ્થળની મુલાકાત લીધી અને સરદાર સાહેબને કેસી વેણુગોપાલજી સહિતના તમામ મહાનુભાવોએ નમન કર્યું. કોંગ્રેસ પક્ષના અમારા રાષ્ટ્રીય નેતા, લોકસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના સમગ્ર વિપક્ષના નેતા શ્રી સન્માનીય રાહુલજી 8મી અને 9મી 2 દિવસ માટે એટલે 7 અને 8 માર્ચ અને ત્યારબાદ અમારી વિવિધ બેઠકો થશે 7મી અને 8મી માર્ચે. આ બંને બેઠકોની બંને દિવસની અંદર કોંગ્રેસ પક્ષના અમારા પ્રદેશના આગેવાનો, વિવિધ જે મહત્વના આગેવાનો છે, પોલિટિકલ અફેર્સ કમિટી તેની સાથે વાત કરશે, ધારાસભ્યો સાથે અલગથી બેઠક કરશે, જિલ્લાના અમારા પ્રમુખો છે અને તાલુકાના પ્રમુખો છે તેમની સાથે પણ રાહુલજી વાતચીત કરશે. વિવિધ સેલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અમારા મીડિયા ડિપાર્ટમેન્ટમાંની તમામ સેલ ડિપાર્ટમેન્ટ, એસસી, એસટી, ઓબીસી, માઇનોરિટી સહિતના સેલ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે પણ રાહુલજી અલગથી વાતચીત કરવાના છે. અને આ 2 દિવસના કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના નાનામાં નાના કાર્યકરને મળવા માટેનું પણ એક અલગથી બેઠક પણ રાહુલજી કરવાના છે. આમ સમગ્ર પ્રક્રિયાની અંદર ગાંધી સરદારના ગુજરાતથી ફરી જે ઐતિહાસિક આંદોલનની અંદર ગુજરાતનું મહત્વ હતું અને કોંગ્રેસ જે ગુજરાતમાં પહેલા જે રીતે મજબૂત હતી એ વધુ મજબૂત થાય તેના ભાગરૂપે રાहुल गुजरात की मुलाकात आवे हमारी માટે ગૌરવની વાત છે. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.